हाँ एवरीबॉडी, आज फिर से वीडियो संख्या 9 में सक्षमता परीक्षा पूर्व रिवीजन क्लास कक्षा 1 से 8 तक। वीडियो संख्या 9, इसमें हम कक्षा 3 से हिंदी कोम्पल विषय का विश्लेषण कर रहे हैं। अब तक वीडियो संख्या 7, वीडियो संख्या 8 में पाठ 1 से लेकर 8 तक हम आ चुके हैं। आज 9 से आगे देखते हैं कहां तक इसको हम कवर कर पाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो त्वरित रूप से आप तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे शेयर अवश्य करें, उत्साहवर्धन होती है। चले पाठ संख्या 9 में, पाठ संख्या 9 में तिरंगा पर चर्चा भी। तिरंगा, यह तिरंगा झंडा अपना 3 रंग है इसकी शान, ऊंचा उड़ता रहे गगन में, हमको है इस पर अभिमान। केसरिया रंग इसकी शोभा, वीरों का उत्साह बढ़ाता, शांति मार्ग पर बढ़ते रहना, श्वेत रंग सबको सिखलाता। खुशहाली का रंग हरा है, मेहनत से खुशहाली आती, चक्र तेज गति का प्रतीक है, गति ही मंजिल तक ले जाती। देश का झंडा हमको प्यारा, न्योछावर है इस पर प्राण, इसकी रक्षा करे हमेशा, आजादी की यह है शान। आप स्लोगन जैसे दें सभी मान्य है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से आप इसे मेमोरी में अवश्य रखें, क्योंकि कविता में कैसे सवाल पूछा जाता है इसमें कई सभी वीडियो में लगभग हम चर्चा कर चुके हैं। इसका प्रश्न देख लेते हैं कि प्रश्न किस तरह है। ये झंडोत्तोलन का है। झंडोत्तोलन हम लोग 15 अगस्त, 26 जनवरी और विभिन्न मौके पर भी झंडोत्तोलन किया जाता है। इसमें एक कठिन शब्द ले लें, क्योंकि इसमें स्पेशल कुछ थोड़ा सा हम बनाए झंडा पर, देखेंगे उस पर, लेकिन ये बुक के हिसाब से पहले देख लें कि तिरंगा यानी 3 रंगों का जो है वो तिरंगा है। शान, मान मर्यादा, प्रतीक, रूप, उत्साह, उमंग, श्वेत, सफेद, प्रगति, आगे बढ़ना। इसमें अपनी समझ से बताएं हमारे राष्ट्रीय झंडे का क्या नाम है। तिरंगा। तिरंगे झंडे के तीनों रंग किन किन चीजों से जुड़े हुए हैं। तिरंगे झंडे के 3 रंग, केसरिया, श्वेत रंग और हरा रंग। तो हम लोग कहते हैं, इस पर चर्चा कर लेंगे। कहते हैं केसरिया रंग बल भरने वाला, सादा रंग है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगराई। केसरिया रंग बल भरने वाला, वीरों को प्रोत्साहन देने वाला, उसका बल शान और शौकत से आगे बढ़ने के लिए। श्वेत रंग सच्चाई का है और हरा रंग है खुशहाली, धरती की अंगड़ाई। धरती जितनी हरियाली होगी उतना हम खुशनुमा माहौल में रह पाएंगे। और चक्र का जो है कि सदैव प्रगति का पथ पर हम लोग बने रहे, यही है। आप प्राय किस किस दिन झंडा फहराते हैं, तो अब तक जो परंपरा हम लोग को जो देखते आ रहे थे बचपन से 15 अगस्त और 26 जनवरी को, लेकिन अब कई खास मौकों पर सरकारी कार्यक्रम में फहराया जाता है। अपने झंडे को फहराते हुए कहाँ कहाँ देखे हैं। बचपन से हम लोग विद्यालय से ही देखते आ रहे हैं। विद्यालय, लाल किला सर्वप्रथम प्रधानमंत्री के द्वारा, लाल है इसमें 3 रंग, केसरिया, श्वेत और हरा। हमारे राष्ट्रीय झंडे में जो अलग अलग रंग है वे किन किन बातों के प्रतीक है, तो वही केसरिया रंग बल भरने वाला, हरा सादा रंग सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगराई। हमारे झंडे में जो चक्र है वो क्या बतलाता है। हरा रंग है, केसरिया रंग बल भरने वाला, सादा रंग सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगराई। यानी प्रगति का पथ जो है सदैव गतिमान रहेगा, प्रगति रहेगा। चलो इसका
श्वेत सफेद, शोभा सुंदरता, चक्र चक्का, आजादी स्वतंत्रता, उत्साह उमंग। आगे बढ़े तो अनमाभी, यानी ये पढ़े बच्चा पढ़ेगा तो अनमाभी हो जाएगा, ये होगा अभिमान। अभिमान, केसरिया, केसरिया, खुशहाली, खुशहाली, मेहनत, ये है मेहनत। ये देखिए, देखते ही 2 से 5 सेकंड के अंदर ये चयनित हो जाना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है। स्पीड तो बनाना ही पड़ेगा। सिखलाता, अब नहीं है कोई खास। यहां देखें, इसमें तिरंगा झंडा शान से फहर रहा है। केसरिया रंग वीरों को उत्साह बढ़ाता है। श्वेत रंग शांति की मार्ग पर चलना सिखलाता है। हरा रंग खुशहाली का प्रतीक है। चक्र जो है प्रगति का प्रतीक है। ये चीज ध्यान में रहनी चाहिए। और ये तो कविता है, कविता जो पहले गुनगुना लिए देख लिए, वही चीज इसमें भरा जाएगा, ये देख लीजिएगा। बाकी चीज किसी वस्तु या रंग उसकी विशेषता बतलाता आता है। रंग विशेषण के उदाहरण है। एक बात है कि चूंकि वर्ग 3 में व्याकरण पोर्शन देखें तो संज्ञा लेके चले आ रहे हैं वो धीरे धीरे, तो यहाँ तक आ गए कि किसी वस्तु का रंग उसी की विशेषता बतलाता है। किसी वस्तु की जो विशेषता बतलाता हो वही विशेषण कहलाता है। यानी किसी भी वस्तु स्थान का विशेषता बतलाता है वो विशेषण कहलाता है। हो गया। अब इसमें देखते हैं कि जो पेज बनाए थे एक, हम उसको देखें। इसमें कुछ चीजें हैं। तिरंगा, तिरंगा शब्द जो है वो 3 रंगों से है। 3 रंगों से, इसलिए हम लोग तिरंगा इसे कहते हैं। और कुछ पॉइंट्स बना है। पॉइंट्स तो बहुत होंगे इसमें, लेकिन ख्याल रखा गया कि ज़्यादा डीप ना जाए और सक्षमता के दृष्टिकोण से लेवल थोड़ा सा नीचे ही रहेगा, कोई ज़्यादा हाई लेवल का नहीं है। तो इसको हम कहें कि 22 जुलाई, पहला पॉइंट जो है कि 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया। इस तिरंगा को 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा की बैठक में से अपनाया गया था। तिरंगा को सदैव दाहिने कंधे पर रखा जाना चाहिए, दाहिने कंधे पर लेकर चलना चाहिए। अगर जरूरत पड़े कि 2 झंडा आपके पास है, एक तिरंगा झंडा के अलावा अन्य झंडा, तो अन्य झंडा को आप बाएं कंधे पर रखें और तिरंगा को दाहिने कंधे पर रखें। लेकिन अगर तिरंगा आपके पास नहीं है तब तो जो भी झंडा वो प्राथमिकता आपकी जैसे रखें। तिरंगा की बात हो तो दाहिने तरफ, अगर भाषण का जो पोडियम बनाया गया है वो बाएं तरफ और झंडा का जो है तिरंगा का वो दाहिने तरफ। बाकी अन्य किसी झंडे में तो वो अलग अलग अपना नियम होता है, लेकिन तिरंगा के लिए ये है तो दाहिने कंधे पर या उसके दाहिनी तरफ होनी चाहिए। तिरंगा का अनुपात जो होता है वो लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का होता है। अगर फीट में ले तो लंबाई 3 फीट होगा, चौड़ाई 2 फीट होगी। तो इसको याद रखने के लिए लंबाई चौड़ाई और 3:2, तो इसको देखिए लच 32, जरा इसको अगर देखें तो ये बड़ा बेहतर होगा। लच 32, तो ये आपका लच मतलब लंबाई और चौड़ाई और 32 मतलब 3:2 का, ये बस ट्रिक है, ये ध्यान। लेकिन अगर कहीं मिक्स हो और चूंकि देखिए 3:2, 2:3 इस तरह का अगर मिक्स कर देगा तो कंफ्यूजन आ जाएगी। तो उस परिस्थिति में आप याद रखेंगे कि लच 32। चला गया। चक्र में 24 तिलियां होती है। चक्र में, चक्र जो है श्वेत रंग में होता है वो 24 तिलियां होती है इस तरह करके। तो ये 24 तिलियां। केसरिया रंग वीरों का उत्साह बढ़ाने वाला, श्वेत रंग शांति का प्रतीक, हरा रंग खुशहाली का प्रतीक। चक्र में, चक्र जो संदेश देता है वो तेज गति का प्रतीक होता है, तेज गति से चलता रहे।
आगे है, आम आदमी के घरों या ऑफिस पर ध्वज फहराने की अनुमति चूंकि पहले नहीं थी, लेकिन 22 दिसंबर 2002 को ये इजाजत मिली कि हाँ निजी घरों पे और निजी ऑफिस पे ध्वजारोहण किया जा सकता है, वो लेकिन मौके पर, उचित मौके पर। रात को भी ध्वजारोहण की अनुमति दी गई 2009 में रात्रि में विशेष रूप से ध्वजारोहण की अनुमति मिली। 1921 में, ये विशेष देखा जाए कि 1921 में आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया ने देश की एकता दर्शाने के लिए झंडा तैयार किया। पिंगली वेंकैया याद रखेंगे, ये 1921 में आंध्र प्रदेश के निवासी हैं। पिंगली वेंकैया ने देश की एकता दर्शाने के लिए झंडा तैयार किया। इसी झंडे को तिरंगा का, जो कहते हैं तिरंगा का स्थापना जो हुआ, वो 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया। उसी झंडा को 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया। तो यह था समरी झंडा के मामले में। आगे है भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। ये थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, लेकिन फिर भी भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 117 साल में 6 बार बदला जा चुका है। इन पे मतलब कि चेंजेबल हुआ 6 बार। आखिरी बार 1947 में हुआ। 1947 के बाद तिरंगा झंडा में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले 117 साल के अंदर 6 बार बदलाव हो चुका है। भारत के जैसा अब एक खास चीज है कि भारत का जो झंडा है तिरंगा, इससे मिलता जुलता कौन देश में है? तो 2 देश है, एक कोट डी आइवर और दूसरा है आयरलैंड। तो कोट डी आइवर तो सुनने में बहुत कम नजर आता है, लेकिन आयरलैंड ये पॉपुलर है कि आयरलैंड का भी झंडा भारत से मिलता जुलता है, लगता है, अगर दूर से देखा जाए तो लगता है कि मिलता जुलता है। तो ये था तिरंगे से संबंधित जानकारी। अब चले कौवा और सांप। क्योंकि 9वां में तिरंगा था, 10वां में कौवा और सांप। कौवा और सांप में एक कहानी है, कुछ इस तरह है कि एक बरगद के पेड़ पर कौवा और कौवी बहुत दिन से रहते थे और अपना जीवन यापन करते थे सुखमय रूप से। वहां पे वो अंडा दिए, अंडा सेने लगे। तो वहीं पे यहाँ कौवा कौवी है, यहाँ नीचे खोडहर में, पेड़ के नीचे खोडहर में एक सांप, नाग सांप, काला नाग सांप वहां पे आके बस गया। अब कौवा कौवी को टेंशन हो गया, लेकिन फिर भी बच्चा तो पालना था। अंडा दी कौवा कौवी ने और अंडा सेने लगी, बच्चा हुआ। और बच्चा होने के बाद अंडा से जब बच्चा निकला तो कौवा और कौवी भोजन की तलाश में दूर चले गए। इसी बीच नाग सांप जो था, काला नाग, वो वहां घोंसला तक आया और उसके बच्चे को खा गया। कौवा कौवी आने के बाद देखता है, सभी से पूछ रहा है बच्चा नहीं है, क्या है, नहीं है, कोई पता ही नहीं चल पाया, लेकिन शक लगा कि ये नाग सांप ही खा गया है। बहुत परेशान हो गई, समझ में नहीं आया। तब विचार किया कौवा और कौवी में कि एक काम किया जाए, अब जो है आइंदा से एक ही जने भोजन की तलाश में जाएंगे, एक जने बच्चे को देख रेख करेंगे। तो बात होगी, दोबारा जब अंडा दी दूसरी बार 1 महीना के बाद, तो पुनः बच्चा चूजा बना और उसको सेने लगी। सेते सेते चूजा निकला। तो फिर वही उसी अनुसार एक जाते थे और एक आते थे कौवा और कौवी। पुनः काला नाग खोडहर से निकलकर और उस चूजा को खाने के लिए चल दिया। बहुत प्रयास किया, सब कौवा कौवी चिल्लाने लगी, लेकिन माना नहीं। नाग यहाँ तक आ गया और बच्चे को खा गया। इसी बीच कौवी जो है अन्य कौवों को बुलाने गया। सब कौवा आया भी बचाने के लिए, चिल्लाने भी लगा, काँव 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 करने लगा, लेकिन नाग को प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वो तब तक अपने खोडहर में जा चुका था। कौवा कौवी बहुत परेशान हो गई। कौवी सोचने लगी, अब यहाँ इस पुराने निवास में रहने से क्या फायदा, अब यहाँ से चला जाए। कौवा भी निराश हो गया, लेकिन मंत्रणा किया कि एक काम करें, चले एक लोमड़ी है, लोमड़ी चूंकि चतुर होती है, लोमड़ी चतुर होती है, तो उनसे राय मशविरा किया जाए। एक बार उससे घर छोड़ने से पहले उस लोमड़ी से विचार विमर्श किया जाए। कौवी ने कहा, मतलब कौवे ने कहा, हम इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, अपने पुराने घर को छोड़ते हुए मुझको बुरा बहुत लगेगा। कौवी ने कहा, सो बात तो ठीक है, लेकिन दुष्ट सांप से कौन बचाए। तो कौवे ने कहा, चलो हम सांप को भगाने के मारने के लिए कोई तरकीब सोचते हैं, लोमड़ी मौसी से बातचीत करते हैं।
तो लोमड़ी के पास गया तो लोमड़ी मौसी जो कुछ चर्चा की और उपाय बताई। वो बताई कि बगल में ही राजमहल में राजकुमारी है जो इसी पेड़ के नीचे बगल में स्नान करने के लिए डेली आती है। कहा तुम एक काम करना, जब राजकुमारी स्नान करने आएगी नदी किनारे तो कुछ उपाय बताया। तो वही हुई कि जब राजकुमारी स्नान करने आई तो बताया गया कि तुम ऐसा करना कि माला जो है उसका हार जो है वो हार उठा के लेके जाना, एक लेके भागना कौवी, और कौवा जो चिल्लाते जाएगा तो स्वाभाविक है कि उसका नौकर वगैरह पीछा करते हुए जाएगा और उस हार को सांप के खोडहर के पास उसमें डाल देना। वही किया। राजकुमारी आई स्नान करने के लिए, वस्त्र वगैरह जो भी हार वगैरह किनारे रखी और पानी में गई। कौवी उसी इंतजार में थी। कौवी गई, वो हार उठाई और वहां से उड़ गई और कौवा चिल्लाने लगा जान के कि उसका जो अंगरक्षक सब है वो देखे, तो वो उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए भागते हुए जा रहा था। ये भागते हुए जा रहा, हार लेके जा रहा है और ये हार ले जाकर कौवा नाग के खोडहर में जाके डाल दिया और भाग गया। इसी बीच वो ये लोग जो है दौड़ते हुए गया और वहां देख लिया कि कौवा जो उस खोडहर में डाला है, तो वहां जाके उस खोडहर में भाला भूकने लगा। तो नाग को बहुत बुरा लगा, वो वहां से दौड़ा, नाग निकला बाहर उसको खतरने के लिए और वो दोनों जने मिलके उसके रक्षक ने सांप को मार दिया। तो लोमड़ी मौसी की तरकीब काम आई, सांप मारा गया और कौवा को भी पुराने आवास में फिर से एक नई जिंदगी के साथ जीवन बसर खुशी खुशी करने लगा। तो यह थी कहानी कौवा और कौवी की। अब देखते हैं इसका प्रश्न क्या है। प्रश्न, निकट, नजदीक, रखवाली, पहरा, दुष्ट, बदमाश, नौकरानी, दाई, नौकरानी दाई को बोलते हैं, राजकुमारी, राजा की बेटी, भाना मतलब अच्छा लगना, रेंगना मतलब सरकना, तरकीब मतलब उपाय, शोर मतलब हल्ला। आगे चला। इसमें काले सांप का घोंसले के निकट रहना कौवा कौवी को क्यों नहीं भाया? क्योंकि डर बना रहता था कि उसका बच्चा खा जाता है, बार बार खा जाता था, तो इसलिए वहां से भाग हटने का प्रयास किया, भाले रहता उसका वहां पे। कौवा के कौवी काँव काँव करने पर सांप पर कोई असर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तब तक वो खोडर में जा चुका था। अगर सांप बिल में ना घुस गया होता तो क्या सारे कौवे मिलकर सांप को मार पाते? नहीं मार पाता। सांप को कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा घायल कर सकता था बट वो मार नहीं सकता था। अगर लोमड़ी कौवा और कौवी को मदद न करती तो क्या होता? अगर लोमड़ी मौसी मदद नहीं करता तब तो स्वाभाविक एक पेड़ छोड़ के जाना पड़ता। कौवी ने कौवे से घर छोड़ने की बात क्यों की? क्योंकि बच्चा उनका सुरक्षित नहीं था। भाई लोमड़ी ने सांप को मारने की क्या तरकीब सोची? हाँ, सांप को मारने का, राजकुमारी स्नान करने आएगी, उसका माला लेके चले जाना है, कौवा जो है उसके माला को सांप के खोडर में डाल देगा और फिर उसका आगरक्षक आएगा और तब वह सांप को मार देगा। राजकुमारी के नौकरों ने सांप को क्यों मार दिया? उसको तो हार चाहिए, हार सांप के बिल में दे दिया गया था, तो इसलिए निकालने गया तो सांप उधर से प्रतिकार किया और वो मारा गया। यही है, ज्यादा कुछ नहीं है। परीक्षा के दृष्टिकोण से अब इसमें कुछ नहीं है, ये क्रम सजाना है, ये क्रम, तो इसमें कोई खास बात नहीं है, क्रम आप सजा सकते हैं क्योंकि कहानी किस तरह है, जो कहानी अगर समझ गए तो क्रम सज जाएगा, बस संख्या वाला उसमें देना है, हो जाना है। अंगूठी, मकान, हार, घायल, तरबूज, काला, पायल, वाली, कंगन, काजल, झुमका, साड़ी, कुर्सी, मंगटिका, चम्मच, कमरबंद, नथनिया, जंगल, बिछिया, पंछी, ये सब शब्द है गहनों के लिखे हैं। हा, गहनों के नाम है। अंगूठी, मकान, हार, गले में, घायल, तरबूज, काला, पायल, वाली, कंगन, ज्यादातर है। चले अब इसमें कुछ नहीं है, कोई नया नहीं है। सांप खोडर में, कौवा घोंसला में, मछली जल में, चूहा मौंद में, शेर जंगल में, बंदर पेड़ पर। अब इसमें सर्वनाम आ गया। ऊपर के रेखांकित शब्द किसी न किसी संज्ञा के बदले आए हैं, ये सभी सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले जो आए वो सर्वनाम कहलाते हैं। बस व्याकरण के संज्ञा, ये जो व्याकरण दृष्टिकोण से जो भी आ रहा है ना, उसको एक जगह लास्ट में हम कलेक्ट कर लेंगे, जितने भी अब तक आए हैं। अब ज्यादा कुछ नहीं है। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। बड़ा, काला, कई, चतुर, अच्छी, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाता हो वो विशेषण कहलाता है। दैट्स इट, यह भी चैप्टर। चलो अब आ गए हम लोग पार्ट नंबर 11 में, उल्टा पुल्टा। इसमें आने से पहले हम देख लें कि छिपकली, एक सवाल मन में आता है, छिपकली
दीवार पे कैसे चल देती है या छत पे कैसे चल लेती है। तो उसका एक स्ट्रक्चर है कि ये हाथ और पैर का जो चारों स्ट्रक्चर है ये पैड का बना होता है, गद्देदार होता है, और इसमें इस तरह होता है, एयर रहता है, और जब ये स्पंज ये दबाता है तो एयर निकल जाता है। एयर निकल जाने के कारण यह दीवार में चिपक जाता है। तो ये जो पंजा है इसका, ये पंजा दीवार में ऐसे चिपक जाता है और फिर ताकत लगता है हटने में। तो यानी इतने शरीर का वजन चारों मिलके सह लेता है। इसीलिए दीवार पे छिपकली उल्टा भी चल देती है। ये फिजिक्स की बातें हैं कि हवा का दबाव, क्योंकि गैपिंग में जो हवा है वो हवा निकल जाता है बाहर, और पुनः जब हवा अंदर जाता है तो वो हाथ पैर हटा पाता है। तो चलो, चलते चलते निचली छत से गिरती जब छिपकली छपक, तुरंत संभल जाती उस क्षण ही उठ चल देती अपने आप। छिपकली देखते हैं गिरती है छपक से, तुरंत उठ के निकल जाती है। ऊपर की डाली से बंदर जब आ गिरता है नीचे, झटपट पकड़ दूसरी डाल, हंसता है आंखें नीचे। बंदर देखते हैं कुत्ते रहता है, अच्छा पाक से करके गिरता है तुरंत ऊपर उठ जाता है। एक्चुअली देखिए, बिल्ली और बंदर सब वगैरह सबका शरीर की बनावट ऐसी लचकदार है कि हम लोग जब गिरेंगे ना उतनी दूरी से तो हड्डी का तो चूड़ा बन जाएगा, बट उसका नहीं हो पाता, लचकदार होता है। उसी तरह तिल चट्टे छींटे जब चलते एकाएक पलट जाते हैं, झपट हाथ पैरों को अपने पर सीधे हो चल पाते हैं। तिल चट्टा जो है ना चलते चलते उलट जाता है, फिर ऐसे ऐसे घुलट जाता है, तो वही कहता है हाथ पैर मार के फिर सीधा हो जाता है। चींटी गिरती मगड़े गिरते गिरगिट गिरते और संभलते, गिरने पर वे साहस को कर कभी न अपनी आंखें मलते। वो कभी न साहस खोते हैं न आंख मलते, वो चलते रहते हैं। गिरने और पिछड़ने पर जो हिम्मत खोते पछताते हैं, धूल झाड़ जो तुरंत संभलते वो जीवन में सुख पाते हैं। इसको लिखे हैं भगवती प्रसाद द्विवेदी। भगवती प्रसाद द्विवेदी। भगवती प्रसाद द्विवेदी। एक काम करेंगे, वीडियो के लास्ट में जैसे पाठ सूची हम दिखाए थे ना, तो उसी तरह पाठ सूची के अंत में भी सभी लेखक का जहाँ जहाँ लेखक है वहां भी हम लिख के उसको एक जगह कलेक्ट कर लेंगे। तो ये उल्टा पुल्टा का बात था, भगवती प्रसाद द्विवेदी। और इसमें प्रश्न देख लें, प्रश्न तो ज्यादा इसमें नहीं था। छिपकली जब छत से नीचे गिरती है तब आपको कैसा लगता है, क्यों? पेड़ की डाली में बंदरों को उछल कूद करते देख आपके मन में क्या भाव होता है? लगता है हम भी उछल कूद करते, लेकिन ऐसा नहीं होता। चींटियों को एक कतार में चलते हुए देखकर आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? चींटी जो एक कतार में चलती है ना, वो एक रासायनिक अपना ये स्प्रे करती है जो संकेत छोड़ते जाती है। तो आप चींटी का जो कतार चल रही है ना उसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दें तो छिड़िया जाती है, लेकिन पुनः एकत्र हो जाती है। तो वो रासायनिक वे स्प्रे करती जाती है ताकि एक दूसरे की समझ में आ जाती है। कैसे व्यक्ति पछताते हैं, कौन से व्यक्ति सुख पाते हैं, चलिए सब है। अब नहीं है सक्षमता के दृष्टिकोण से अगर देखें तो ज्यादा कुछ नहीं है। नहीं, इसमें भी अब ज्यादा कुछ नहीं है। अगला अध्याय में चले, 12वें अध्याय में, इसमें पार्ट नंबर 12 में गांधी जी की कहानी चित्र है। तो लास्ट में, इसी चैप्टर के लास्ट में गांधी जी पर विशेष हम चित्र और प्लस उस पर कई खास बातें उसको हम कलेक्ट करके इसी बुक में चलेंगे। संभवतः वो 10वां वीडियो होना चाहिए, 10वां या 11वां। तो आगे है 13वां राजगीर। क्योंकि पाठ संख्या 12 में गांधी जी का चित्रण है तो उसको लास्ट में हम कर लेंगे। तो चलते हैं 13 में, पार्ट नंबर 13 राजगीर। एक दो पात्र हैं। तो एक पत्र लिखा गया शालिनी के द्वारा कि कल शाम तुम्हारी चिट्ठी मिली, पत्र में तुम्हें राजधानी पटना के दर्शनीय स्थल चर्चा की है। मतलब पटना से चिट्ठी लिखी थी, तो पटना के दर्शनीय स्थान के बारे में बात की थी। लेकिन वहीं पे लिखती है कि आज मैं भी तुम्हें एक दर्शनीय स्थल राजगीर के बारे में बताती हूँ, जहां से मैं पिछले एक सप्ताह घूम कर आई हूँ। राजगीर नालंदा जिला में पड़ता है, ये ध्यान रखेंगे। राजगीर नालंदा जिला में पड़ता है।
और नालंदा जिला हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी का गृह जिला है। और यह जो है मगध मगध राज्य की राजधानी भी थी। राजगृह कहलाता था, अभी तो अब तो राजगीर कहलाता है, पहले राजगृह कहलाता था। मगध राज्य की राजधानी थी। राजगीर का क्षेत्र 5 पहाड़ियों से घिरा है। राजगीर की प्राकृतिक सुंदरता देखते बनती है। यहाँ कई ऐतिहासिक स्थल हैं, जैसे पेड़, बड़े बड़े पत्थरों से बनी दीवार, शिला घटित महाप्रकार जिसका निर्माण, ये प्रश्न बन सकता है कि शिला घटित महाप्रकार जिसका निर्माण जो है बिंबिसार, महाराजा बिंबिसार ने राजगीर की सुरक्षा के लिए करवाया था। बेनुवन जो है महाराजा बिंबिसार का बगीचा था। बेनुवन शिलाघटित महाप्रकार ये बिंबिसार जी बनवाए थे और बिंबिसार जी का बगीचा का नाम था बेनुवन। एक समय में बलशाली राजा जरासंध हुआ करते थे। जरासंध जो हुए वो भीम और जरासंध के बीच 28 दिन तक मल्ल युद्ध चला था। भीम और जरासंध के बीच यहीं पे राजगीर में ही 28 दिन तक मल्ल युद्ध चला था, जिसमें भीम जीता था। कृष्ण के इशारे पर फाड़ो और एक इधर फेंको। तब वैसे तो उसके पैर को 2 भाग में फेंक के चीड़ के फेंक देता था, फिर आके जुट जाता था। तो कृष्ण जी वहीं पे कहे थे कि सीधा मत फेंको, क्रॉस करके फेंको, और क्रॉस करके फेंका गया। महाभारत में इसकी कहानी है। तो यहीं पे जो है जरासंध मारा गया था। सोने का भंडार, सोन भंडार गुफा में जरासंध का सोने का भंडार था। और यहाँ यहीं पे विश्व शांति स्तूप जो दर्शनीय स्थल है, ऊंची पहाड़ियों पर स्थित है। विश्व शांति स्तूप पहाड़ी पर बनाए गए सीढ़ियों के द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। रज्जू मार्ग विश्व शांति स्तूप की यात्रा अत्यंत रोमांचकारी है। तो ये ध्यान रखेंगे, रज्जू मार्ग और शांति स्तूप। बाकी राजगीर में गर्म झरने हैं। गर्म झरने जो कि कहा जाता है कि चर्म रोग, शरीर में जो भी रोग है वो उसका निदान हो जाता है, चर्म रोग छूट जाता है। तो गर्म कुंड है, कई हैं। इनमें से ब्रह्म कुंड, सीता कुंड, सरस्वती कुंड, विष्णु कुंड, सप्तधारा। तो इसको ध्यान रखेंगे, इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। इस चैप्टर को जरा ध्यान से पढ़ेंगे कि ब्रह्म कुंड, सीता कुंड, सरस्वती कुंड, विष्णु कुंड, सप्तधारा, ये सभी राजगीर में है, जहां पे माना जाता है कि स्नान के बाद चर्म रोग खत्म हो जाती है। इन कुंडों के पश्चिम में सप्तपर्णी गुफा है। गिद्धकुट गुफा, सप्तपर्णी गुफा, गिद्धकुट गुफा। गौतम बुद्ध अक्सर यहाँ ठहरते थे। और राजगीर में हिंदू और बौद्ध के लिए और जैन, विशेषकर जैन धर्मावलंबी के लिए भी दर्शनीय स्थल है। 3 धर्मों से संबंधित है। विरायतन में भगवान महावीर की जीवन लीला को बड़े ही आकर्षक और संजीव ढंग से दर्शाया गया है। यहाँ कई जैन मंदिर हैं। राजगीर की सुंदरता देखते हैं, बेहद है अच्छी। तो मुख्य रूप से यहाँ पे देखा जाए कि फिर से इसको हम एक बार रिपीट कर दें। इसमें दमदार है भाई, इसमें कई सवाल बन जाएंगे। प्रस्तुति करने का अलग अलग तरीका है, बट हम इसमें प्रश्न के ख्याल से हम आ रहे हैं कि राजगीर जो है वो नालंदा जिला में है। प्राचीन में यहाँ मगध राज्य की राजधानी है, जो राजगिरी के नाम से प्रचलित है। यह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसका ऐतिहासिक मतलब है, यहाँ बड़े बड़े पत्थर से बनी दीवार है। शिलाघटित महाप्रकार जिसका निर्माण महाराजा बिंबिसार ने करवाया था। शिलाघटित महाप्रकार जिसका निर्माण महाराजा बिंबिसार ने करवाया था। बेनुवन महाराज बिंबिसार का बगीचा का नाम था। जरासंध और भीम के बीच 28 दिनों तक यहाँ लड़ाई चली थी, जिसमें भीम जीता था, जरासंध की मौत हुई थी। सोन भंडार गुफा में जरासंध सोने का भंडार था। यहाँ विश्व शांति स्तूप,
विश्व शांति स्तूप ऊंची पहाड़ियों पर निर्मित है। रज्जू मार्ग और शांति स्तूप यहीं पे है। और कुंड है, कई कुंड इसमें ध्यान रखेंगे। ब्रह्म कुंड, सीता कुंड, सरस्वती कुंड, विष्णु कुंड, सप्तधारा आदि है। जो एक माना जाता है कि चर्म रोग यहाँ स्नान करने के बाद, चूंकि गर्म कुंड है, गर्म पानी का यहाँ है, तो स्नान के बाद चर्म रोग समाप्त हो जाता है, ऐसा माना जाता है। इन गर्म कुंडों के पश्चिम में सप्तपर्णी गुफा है, गिद्धकूट गुफा है, जहाँ अक्सर गौतम बुद्ध आया करते थे। और यहाँ पे हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों के लिए ये धर्म स्थल है। तो ये इस दृष्टिकोण से राजगीर बेहद दर्शनीय स्थल है। चले प्रश्न यहाँ पे देख लें। शब्दार्थ: दर्शनीय, देखने लायक, प्राकृतिक, प्रकृति संबंधित, धार्मिक, धर्म से संबंधित, राजधानी, जहां से देश या राज्य का कार्य चलाया जा सके, प्राचीन, पुराना, ऐतिहासिक, इतिहास से संबंधित। बाकी इसमें सारी बातें हो चुकी है। रज्जू मार्ग कहाँ पाया जाता, चर्चा भी थी। रज्जू मार्ग, शांति स्तूप दोनों। ठीक है, इसमें सिर्फ ये विश्लेषण को देख लेंगे, इसमें सारे सवाल आ गए। इसमें अगर चले यहाँ पे 5 नंबर में दर्शनीय मतलब देखने योग्य, राजधानी जहां से राजकाज चलाया जा सके, प्राचीन काल, पुराने समय, प्राकृतिक, प्रकृति के द्वारा, ऐतिहासिक, इतिहास के द्वारा, धार्मिक, धर्म से संबंधित, यही है। बाकी हाँ, इसमें भी अब कुछ ज्यादा नहीं है। और 14वां ले चले। चौथा पाठ, दीप जले। द्वार द्वार दीप चले, दीप जले गांव गांव, बगिया की छांव छांव, द्वारे पर आंगन में धूप मची ठाव ठाव। आओ रे गाओ रे ढोलक पर नीम तले, दीप जले द्वार द्वार दीप जले। ओए होए, नन्हे से दीप ये नेह के उजाड़ है, अमावस के चंदा है राह के सहारे, रात के समुद्र में तारों की नाव में, दीप जले द्वार द्वार दीप जले। बस, ज्यादा कुछ नहीं। दानव की हार का, मानव की जीत का, दीपों का पर्व का, जन जन की प्रीत का, भेदभाव भूलो रे, आपस में मिलो रे गले, दीप जले द्वार द्वार दीप जले। दीपावली की चर्चा ही कहा जाए। शब्दार्थ हो गया नेह, प्रेम। इस कविता को फिर से एक बार पढ़ना चाहेंगे, अच्छा लगता है। हाँ, द्वार द्वार दीप जले गांव गांव, बगिया की छाव छाव, द्वारे पर आंगन में धूप मची ठाव ठाव। आओ रे गाओ रे ढोलक पर नीम तले, दीप जले द्वार द्वार दीप जले। नन्हे से दीप ये नन्हे के उजारे हैं, अमावस के चंदा है राह के सहारे, रात के समुंदर में तारों के नाव चले, दीप जले द्वार द्वार दीप जले। दानव की हार का, मानव की जीत का, दीपों का पर्व है, जन जन की प्रीत का, भेदभाव भूलो रे, आपस में मिलो गले, दीप जले द्वार द्वार दीप जले। ये है शब्दार्थ देख लें। नेह मतलब प्रेम, छाव मतलब छाया, पर मतलब प्यार, राह मतलब रास्ता, दानव मतलब राक्षस, समुद्र मतलब समुद्र, ठाव मतलब जगह, उजारे मतलब उजियारे प्रकाश, नीम तले नीम के पेड़ के नीचे, प्रीति प्यार। चलो, इसमें दीपावली के पर्व के अवसर आपके घर में क्या क्या होता है, तो ये सब सामान्य प्रश्न बच्चों के लिए है। आगे सक्षमता के दृष्टिकोण से ढूंढे, दीपावली कब मनाई जाती है। कहा जाता है कि रामचंद्र जी जब जीत करके लौट रहे थे तो
खुशियों की दीप जलाई गई थी। कविता में ये दीपक इसमें चले, दीपावली अमावस्या की रात मनाई जाती है। यस, दीपावली के दिन खूब रंग खेले जाते हैं। नहीं भाई, होली में खेला जाता है। दीपावली में रात होली कहाँ जलाई जाती है? नहीं भाई, होली के एक रात पहले। दीपावली पर मनाने से पूर्व घरों की साफ सफाई की जाती है। यस, दीपावली में लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है। यस, विलोम शब्द हार का, जीत प्रकाश का, अंधेरा, प्रीति, दुश्मनी, अमावस्या, पूर्णिमा, नन्हा, बड़ा, दानव, मानव, दानव का देवता। चले आगे। नहीं, अब ज्यादा कुछ नहीं। तो हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं। अब अगले वीडियो में पुनः शेष पाठ हम लेके आएंगे। इस पाठ में यहीं तक, चूंकि अगला वीडियो नंबर 10 में संभवतः वो अंतिम होगा और गांधी जी का चित्रण लास्ट में होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।